एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी के पर फिर स्वागत करते हुए आइए खबरों की गाड़ी को फिर आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश की मजेदार खबर देखिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों घमासान, वैसे इन दिनों क्या हमेशा से घमासान है कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में, धड़ों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो इस बार हुआ ये कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता बीजेपी से लड़ने की बजाय आपस में लड़ते हैं, ये भी पुरानी बात हो गई। लेकिन ऐसे ऐसे बयानों के तीर, जो तीर पहुंच गए, या तीर की गूंज कह लीजिए या कसक टीस दिल्ली पहुंच गई भाई। राहुल गांधी से शिकायत हो गई दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह पर एक्शन की मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही मध्य प्रदेश के नेता। अब क्या है मामला, आप समझिए। एक बार हमने आपको खबर दिखाई थी इसी कहानी कुर्सी के प्रोग्राम में कि वहां कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी संपत्ति 500 करोड़ रुपए की 1 रुपए में एक ट्रस्ट को दे दी, और यह मुख्यमंत्री के कहने पे हुआ। यह उन्होंने भ्रष्टाचार का सार्वजनिक आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया, और दिग्विजय सिंह उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने जीतू पटवारी के आरोप को गलत बता दिया, या कागज वागज लेकर के आए और बताया कि नहीं, ये तो सरकारी ट्रस्ट है, इसमें नियमों में कुछ गलत नहीं हुआ है, ऐसे ही पहले भी ऐसे ही होता रहा है, इस बार भी ऐसा हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से सरकार का बचाव कर दिया, सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम लेकर के चूंकि आरोप लगा था, जिस तरीके से उन्होंने मोहन यादव का बचाव किया, दिग्विजय सिंह के पार्टी के लोग बेहद खफा हैं उनके ऊपर। अच्छा, इतना ही नहीं, फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि कुछ दलाल किस्म के लोग इसी किस्म के आरोप लगाते रहते हैं। अब यह बात जो है किसी के, मतलब ये बाकी तो निगल भी लें, इसको कैसे निकलें कि अपना ही नेता किसी को दलाल कह रहा है। अब उन्होंने ये शब्द किसके लिए कहा था, किसी ने कहा किसी पत्रकार को कह रहे थे कि उसका नाम दलाल है, या उन्होंने दिग्विजय सिंह ने इस पर शायद सफाई भी दी है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसको अपने ऊपर ले लिया, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, उन्होंने तो सीधे राहुल गांधी से शिकायत कर दी और कहा कि दिग्विजय सिंह पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव हैं निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया कि ये पुत्र मोह में इस किस्म के बयान दे रहे हैं। अब वो खास बयान क्या था जिस पर लोग इतने तिलमिलाए हुए हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से, वो आप सुन लीजिए। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है, जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं, वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। अब ये तो बिल्कुल साफ है कि उन्होंने जनरल, मतलब दलालों की कमी नहीं है, मतलब वो इसी आरोप के सिलसिले में बोल रहे थे कि ये आरोप लगाया तो किसी दलाल किस्म के आदमी ने आरोप लगा दिया। देश में दलालों की कमी नहीं है, ये दलाल लोग इसी किस्म के आरोप किसी पर लगा देते हैं भ्रष्टाचार के, फिर उससे पैसा उगाही करते हैं। ये दिग्विजय सिंह कहना चाह रहे थे। लेकिन ये आरोप किसका है? आरोप तो कांग्रेस पार्टी का है भाई। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दलाल कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। इसी बात की शिकायत दिल्ली पहुंची, इतनी है मामला समीर जी। बिल्कुल, और बहुत गंभीर मामला है ये। मतलब कांग्रेस मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हरीश चौधरी, उन्होंने भी राहुल गांधी से बात कही है कि बहुत गंभीर मामला है और दिग्विजय सिंह के ऊपर अनुशासन की कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई क्या हो, ये मल्लिकार्जुन खड़गे और आप तय कीजिए। खबर ये आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय सिंह को फोन किया है और आपत्ति दर्ज कराई है कि राहुल गांधी इस बात से बहुत खफा है जिस तरीके से आपने कहा है। ये मामला दिग्विजय सिंह का था ही नहीं। दिग्विजय सिंह किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व नहीं थे। न उनके क्षेत्र का मामला था, न उनके परिवार का मामला था, न उनके समय, उनके मुख्यमंत्री रहते समय दी हुई जमीन का मामला था, न कांग्रेस समय दी हुई जमीन का मामला था। बिना बात के दिग्विजय सिंह ने इस मामले को सफाई दी, और जिस तरीके से जीतू पटवारी को उन्होंने दलाल कहने की कोशिश की, इस पूरे मामले को उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, निश्चित रूप से सीधे सीधे जीतू पटवारी के लिए हुआ है। अच्छा। लेकिन इसके पीछे दूसरा गणित आ रहा है। खबर यह भी आ रही है कि दिग्विजय सिंह राधोगढ़ के राजा मतलब माने जाते हैं। गुना राधोगढ़ में इन्होंने अपने लिए कुछ जमीन अपने मुख्यमंत्री रहते अलॉट कराई थी। उस जमीन की जांच चल रही थी, और एक खबर आ रही थी कि मोहन यादव उस जमीन को विड्रॉ करने वाले थे। तो मोहन यादव से दिग्विजय सिंह की कोई साठगांठ हुई अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी ट्रस्ट की जमीन को बचाने के लिए, और शायद हो सकता है कि अपनी जमीन बचाने के लिए उन्होंने पार्टी के साथ जमीन बेचने का काम किया है कि मेरी जमीन बचे। ट्रस्ट की जमीन तो बात होगी, अपनी व्यक्तिगत जमीन बचाने के लिए उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयान जो बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये तो पता नहीं सर जांच के विषय है, लेकिन कोई तो वजह होगी कि दिग्विजय सिंह ने सरकार का बचाव किया। क्यों उतरे सरकार के बचाव? सर बचाव नहीं किया, सीधा दलाल बोला अपने अध्यक्ष पार्टी को, बोला अपने आदमी को दलाल कहना, और सरकार का बचाव करते तो भी समझ में आती है। थोड़ा दाएं बाएं करके आदमी राजनीतिक निष्ठा से बाहर जाकर के आदमी
कर देता है थोड़ा ऐसा। बहुत कुछ बोल देता है। लेकिन सीधा सीधा अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उसी को दलाल संबोधित कर देना, मतलब एक ढंग से उन्होंने कहिए, डिनाई किया कि मैंने किसी के लिए अपनी देखिए पार्टी की किसी आदमी वो तो विजय जी की भाषा है, वो विजय जी की भाषा है कि कहा तो उन्हीं के लिए है लेकिन बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, सवाल तो ये है बिल्कुल ना, यही इससे सवाल। लेना कि देना भाई ही आप- या आपका तो जो कोई- ऐसी कोई बात है जैसे समीर जी बता रहे वो हैं। मुझे नहीं पता, वो समीर जी को ज्यादा पता रहता है इस बारे में, उसमें कोई गलत मैं उनके सवाल नहीं करता, लेकिन ये सवाल तो वाजिब है ना कि आपको क्यों जरूरत पड़ी है। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, और उन्होंने दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मसले पर, पवन खेड़ा थे मुख्यमंत्री उसमें। के खिलाफ पवन खेड़ा वहां पर मौजूद है, तो उसके खिलाफ मान लीजिए आप उससे सहमत नहीं होते तो मत करते प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ भी नहीं कहते उसके खिलाफ बोलने में कि क्या हो रहा है। मतलब किसी ने कहा कि इस पे बोलिए, किस नहीं, या तो नहीं या तो किसने किसी कहा ने- है, या तो किसी ने दिग्विजय सिंह से कहा कि आप हाँ, आप आइए आप इसमें इस पर बचाव आइए। कीजिए। हाँ, तो वो हो सकता है, अब लेकिन ये फिर मामला तो आना इतना पड़ा होगा। आसान नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस में कुछ लोगों ने कहा, जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि भाई मैंने ये उनके लिए नहीं कहा है, कुछ लोगों के लिए कहा है, दूसरे लोगों के लिए, तो कांग्रेस के कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि ये कैसे हो सकता है, और कौन है वहां, तो और उन्होंने कौन है कहा दलाल? नहीं, उस पर उन्होंने शायद जवाब दिया कि एक पत्रकार का उपनाम दलाल है। नहीं, वो तो इसलिए आज हमने बयान सुनवाया, वो clear बिल्कुल कह रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं वो ये पत्रकार- दलालों के काम है। दलालों के काम इस है, तरह के सर। आरोप आप त्रिपाठी जी लेकिन बता मुझे दें। लगता है कि आप कटाक्षेप लोग- कीजिए थोड़ा सा। आप लोग जब ये कह रहे हैं ना कि किसने उनको कहा होगा, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के ऐसे नेता नहीं कि कोई उनको कुछ कहे, कुछ कहे, जिसको कहते हैं वही कहते हैं। और ये सब जानते हैं कि दिग्विजय और कमलनाथ दोनों जो वेटरन्स हैं, जो पुराने खाए बड़े हुए हैं। खिलाड़ी हैं, खार वो खाए खार हुए हैं। खाए बैठे हुए हैं। उनको एकदम पसंद नहीं आ रहा है जो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय ये तो बहुत नेतृत्व। गंभीर मसला, ये खारिज नहीं, जैसा भी नहीं है। मैं उसी को आगे आ रहा और हूँ। राज्यसभा के भैया, लिए अनुशासनहीनता से भी कहीं कहीं नहीं, आगे का मामला है। लेकिन आप लोग उसको ध्यान तो कीजिए। अशोक गहलोत को आफत करके अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, दिग्विजय सिंह नॉमिनेशन पेपर लेके पहुंच गए, उनको नहीं करने दिया। आप लोग संदर्भों को याद कीजिए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, उनका कहना था कि हमसे योग्य कौन है भाई, हमसे बड़ा, और अगर कहते तो हम नहीं करेंगे। खड़गे जी आ गए तो वापस ले लिए, फिर राज्यसभा में उनसे नहीं पूछा गया। और एक तरह से कहें तो वो इस वक्त स्वयंभू नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं लेकिन स्वयंभू नेता हैं। और उन्होंने ये तय करके किया है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश का नेतृत्व उसकी साख चौपट हो, वो किसी लायक न रह जाए। अब वो दलाल लाल तो वो कह रहे हैं, हम वो क्यों चलिए कहें, आगे। लेकिन कुल मिला के मसला यही अगला बयान सुनिए, इसमें पार्टी से आपको निकालना चाहिए, मजा आएगा दिग्विजय सर, सिंह इस को पर। पार्टी से निकालना चाहिए दिग्विजय सर। सिंह को पार्टी से निकालना बिल्कुल, अगर पार्टी से निकाल देंगे तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। मतलब आप अभी शुरू में चर्चा कर रहे थे कि सारी जिसमें, यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस एक और बने, चलिए सर आगे। अगला बयान मेरे फिर वो लेकर आए। इनकी इच्छा तो खबर यही सर, है। खबर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना 10 सर्कुलर रोड का बंगला आखिरकार खाली कर दिया। कई महीनों तक घमासान के बाद आखिरकार राबड़ी देवी और लालू यादव बंगले से निकल गए हैं, चले गए हैं, और 20 साल के बाद लालू परिवार ने यह बंगला खाली किया है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि 20 साल तक वो अनधिकृत रूप से रह रहे थे, ऐसी एक फिल्म लेकिन थी ना, लेकिन 20 अब साल इस बाद। वक्त तो जो है उनसे बार बार कहने के बाद 3-4 बार के एक्सटेंशन के बाद उनको बंगला छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। अब ये तो हो गया। अच्छा, वो प्राइवेट बंगले में गए, यहां से सरकारी बंगले में नहीं गए, प्राइवेट बंगले में, अपने प्राइवेट मकान में। उनका जो बन गया वो है, वाला तो नहीं बना नहीं, होगा, वो तो नहीं खैर बना, वो अभी नहीं बना, तो एक वो अभी- ही मकान वो होगा इतना उनके पास ऐसा है पटना क्या? में। बात कर रहे हैं, ये भी सही बात। खैर एनीवे, अब बयान सुनिए साहब आप, मजेदार बयान। लालू यादव के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बंगले पर, सिक्योरिटी भी तो छोड़ी हुई है ना लालू फैमिली ने, वो कई हफ्ते हो गए उस बात को, तो वो बहुत गर्म होकर के बोले तेजस्वी यादव। और बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिला यहां से। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ है। त्रिपाठी जी, तेजस्वी यादव सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ है, और लालू जी की राजनीति 2 कमरों से शुरू हुई थी। हम वापस 2 कमरे में चले जाएंगे, रखो अपना बंगला और अपनी सुरक्षा अपने पास। ये तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी ने भाषण दे रहे, बाप को अलग सिक्योरिटी चाहिए, माँ को अलग चाहिए, बेटा को अलग चाहिए, बेटी को अलग चाहिए। वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? हम नेता विरोधी दल नहीं होते तो मिलता। हम तो 2 सर्वेंट क्वार्टर में तेजस्वी पैदा हुआ। लालू जी की राजनीति फैक्ट्री से 2 कमरों से शुरुआत हुई, फिर 2 कमरों में चले जाएंगे तो क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। रखिए,
जीतन राम मांझी को भी चाहिए, उनके दोनों बेटाओं को चाहिए, पुतों को चाहिए, समदनों को चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी चाहिए, उनके बीवियों को चाहिए, बेटों को चाहिए, और नया लाइन में पुतों है। चिराग पासवान को भी चाहिए, उनकी माता जी को भी चाहिए, सबको चाहिए, उनके भाई को, भतीजा को, सबको चाहिए, तो ठीक है। तेजस्वी जी के आरोपों को हम गलत नहीं मान सकते। सुरक्षा सबको मिली हुई है बिहार में, कौन ऐसा नेता इसको नहीं मिली? तो वो ये कह रहे हैं उन सबको, बेटा को, बेटी को, जीजा को, दामाद को, सबको सुरक्षा, और हम ही को नहीं, बस ये अलग विषय है। उन्होंने कहा हम 2 सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुए, 2 कमरों में रहे, वहीं वापस चले जाएगा। अच्छा, एक वो तस्वीर जो है वो आपने मैंने देखी कई बार है, राबड़ी जी चूल्हे पे बैठी हैं, चूल्हे बैठी, देखिए आप तस्वीर, लालू जी बगल में बैठे हैं, गोद में बैठे हैं, शायद तेज प्रताप हो या मीसा, हाँ बेटी होंगी मीसा भारती। और वो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे सर्वेंट क्वार्टर, छोटा सा कमरा। अच्छा, उनकी राजनीति तो वहीं से ही शुरू हुई, बात सही है। नहीं, वहां से शुरू हुई, वो तो ठीक है। तेजस्वी जी ने शायद मेरे ख्याल से हुआ, तेजस्वी जी का जन्म कब हुआ? तेजस्वी जी का जन्म 1989 के आसपास। 80 नहीं, 80 में नहीं हुआ सर। नहीं 89, 35-36 साल के तो हैं ये। 89 सर, 89। और लालू जी पहली बार 1977 में लोकसभा जीत गए थे। और कौन सा सर्वेंट क्वार्टर था? सांसद का घर सर्वेंट क्वार्टर होता है। मतलब कोई भी चीज कहने से पहले, और मैं इसीलिए कह रहा हूं इस पर ही बात कीजिए। नहीं, आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं इसको दूसरे आगे तक ले जाना चाहता हूं। आपने कहा तेजस्वी जी ने कि भाई वो सारे आरोप उनके ठीक है कि सिक्योरिटी नहीं मिल रही या जो भी है सबको दिया गया, वो ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी को भी इस बात पर जवाब देना। सारी राजनीतिक विवाद तो ये है कि जो लोग, जिन लोगों ने, लालू जी ने 2 कमरों से, सर्वेंट क्वार्टर से राजनीति शुरू की, मानते हैं, वो फोटो भी है। आज कहां पहुंच गई है वो राजनीति और कैसे रास्तों से पहुंची है, मूल सवाल तो वो है। सबसे बड़ी बात है। आप कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा था कि 77 में वो लोकसभा में चले गए, उनकी पैदाइश से पहले वो किन किन पदों पर चले गए, और वो पूरा परिवार, इसी बात के तो आरोप है कि आप, मतलब जिसको अभी विजय जी ने कहा कि यही आरोप है कि बिहार की जनता गरीब से गरीब होती गई और लालू परिवार की धन संपदा का कोई हिसाब ही नहीं रहा। राजनीति इसके लिए होती है क्या? आप ये अगर कह रहे हैं, और जहां तक रही बात घर, बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी, तो भाई क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की था? उत्तर प्रदेश में न्यायालय के आदेश की बात खत्म हो गई, यहां भी बंद कीजिए भाई। पूर्व मुख्यमंत्री को देना भी है, किसी की जरूरत हो तो दीजिए 2 कमरे का, 3 कमरे का। वो कह रहे हैं हम वापस 2 कमरे में चले जाएंगे। नहीं, वो नेता है, बयान दे दिया उन्होंने। भाई उनको एहसास हो सकता है, बड़े नेता है। देखिए एक बार चारा घोटाला, रेलवे घोटाला, भूमि घोटाला, IRCTC टेंडर घोटाला, एक कभी चीज पढ़ा था, अमीरी की आरोप सब है। अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी दुखदाई होती है। तो राजनीति की अमीरी पर ये जो गरीबी अभी पनपी है ना, ये बड़ा दुखदाई है उनके लिए। अभी वो सत्ता में रहे थे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एक समय था जब लालू परिवार का बिहार की राजनीति, क्या पूरे देश की राजनीति में एक समय यूपीए काल में उनका डंका बजता था। अब उनकी हैसियत पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लालू जी अब उस स्थिति में नहीं रहे कि अब राजनीति को उतने स्तर तक ले जा सके। जमीन की लड़ाई वो लड़ नहीं सकते हैं, तेजस्वी नहीं लड़ सकते हैं। अब ऐसे में उनके पास संपत्ति की तो कोई कमी नहीं है। हम सब 2 कमरे तो जानते होंगे हैं। ही भाई 2 कमरे नहीं, उनके पास तो 50 कमरे का होगा। और जो आपने देखा था दानापुर के पास जो जमीन थी, उस पर जो बन रहा था, वो तो महल नुमा आकार का ही था। ये भी बड़ा बंगला कोटिल नगर में जो बना है, नहीं तो जहां पर भी शिफ्ट हुए हैं। कोटिल नगर। ये तो राजनीतिक रेटरिक जिसको हम कहते हैं ना, ये रेटरिक वाली भाषा है। आपको किसको नहीं मिल रहा है? वहां बिहार के एक MLC को भी सिक्योरिटी मिल जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई MLC भी होता है ना, तो उसको एक पिस्टल रिवॉल्वरधारी एक बेचारा एक इंस्पेक्टर उसके साथ चलता है। तो उनको तो वाई कैटेगरी की ऑलरेडी सुविधा मिली हुई थी। ठीक है, नहीं हमें तो अच्छा लगेगा। जानबूझ करके पॉलिटिकल करने के लिए, मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए आप ये जैसे जीवन से शुरुआत हुई किसी की राजनीति। देखिए इसमें कोई, मतलब ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि लालू जी अगर सर्वेंट क्वार्टर में या छोटे कमरे, एक कमरे में रहते थे तो वो सारी जिंदगी उसी में रहे। नहीं, उसमें नहीं रहने की कोई बात है। लेकिन हाँ, अपने मूल की तरफ एक बार देखना तो सभी को चाहिए कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ पहुंच गए और कैसे पहुंचे, किन रास्तों से पहुंचे। आगे देखिए खबर।
बिहार से ही जुड़ी हुई खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अब राज्यसभा चले गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो मंत्री थे, एमएलए थे बांकीपुर से। कई दिनों से खबर चल रही थी, अब खबर काफी पक गई है कि उस जगह से उपचुनाव में प्रशांत किशोर खड़े हो सकते हैं, जनसुराज वाले। अब उनके जाने से वहां क्या कोई फर्क पड़ेगा? बड़ी उहापोह चलती रही, वो तैयारी बहुत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की बिहार में सबसे सेफ सीट में से एक है, तो हम यहीं पर बीजेपी की हवा, मतलब गुब्बारे की हवा पंक्चर करेंगे और बांकीपुर में हम चुनाव लड़ेंगे। तो सभी कह रहे थे कि खुद ही लड़ें फिर। अब लगभग ये तय है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। आप ही बोलिए सर। मुझे लगता है कि जो सामाजिक समीकरण है जहाँ से ये लड़ते हैं नितिन नवीन जी, वो इनके पक्ष में नहीं है और कायस्थों की एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे और वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बहुत ट्रेडिशनल रहा है। वो उनको हराना असंभव है वहाँ से। वो बांकीपुर आप थोड़ा आगे और निकल गए। मैं तो कह रहा हूँ जनसुराज और खुद प्रशांत किशोर क्या प्रूव कर पाए अपने, कोई मतलब कोई आधार है? देखिए जनसुराज, ये भी केवल रेटरिक है कि हम बैठे हम माहौल बनाने के लिए। जनसुराज की उसी दिन वहां पर हवा निकल गई जब फिल्म स्टार जैसे बहुत सारे एक बड़े जिसके कहते हैं ना बस के अंदर जब इनका पूरा एयर कंडीशन वैनिटी वैन में जिस समय उनको आया और पूरे तो लोगों के समझ में आ गई ये बात कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो क्रेडिबिलिटी लॉस तो हुआ है प्रशांत किशोर का अपना बहुत ज्यादा सर। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां से जीतेंगे तो फिर ही हारेंगे वो। वहां वो लड़ने जाएं, बेशक लड़ने जाएं, सबको अधिकार है, लेकिन उस सीट पर वो जीत नहीं। समीर जी देखिए, बांकीपुर सीट को तो प्रशांत किशोर बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, रणनीतिकार रहे और उस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे थे, वो जानते होंगे कि ये सीट कितनी मुश्किल है। 40 साल से बीजेपी का वहाँ कब्जा है। नितिन नवीन के पिताजी नवीन सिन्हा जी वहाँ से लंबे समय सांसद रहे। नितिन नवीन खुद वहाँ से 5 बार के विधायक रहे। नितिन नवीन खुद 5 बार के वहाँ से विधायक है। अब जब नितिन नवीन ने वो सीट खाली कर दी तो वहाँ से चुनाव होगा। और अभी भविष्य में बिहार में कोई चुनाव नहीं है। जब कहा जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, वो लड़े नहीं, तो उनको भी बाद में गिल्ट हुआ कि मुझे चुनाव लड़ना था, मैसेज गलत गया। अब ये लड़के बताना चाहते हैं, खुद तो लड़े नहीं थे, तो नहीं लड़े थे, तो अब बता के संदेश देना चाहते कि भाई मैं लड़ रहा हूं, वहां संगठन काम कर रहा है। और अब ये चुनाव बेसिकली सम्राट चौधरी की भी परीक्षा है और नितिन नवीन की भी परीक्षा है। दोनों के लिए चुनौती है अच्छे से जीतने के लिए। एक चांस लिया है प्रशांत किशोर ने कि भाई लोगों की नजरों में खड़ा हो सके एक बार। लेकिन क्या किसी ने सोचा था जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और जब गोरखपुर पर उपचुनाव हुआ तो गोरखपुर समाजवादी पार्टी जीत गई थी, बीजेपी सीट हार गई थी पहली बार वो गोरखपुर की। तब किसी ने नहीं कहा था कि वहां से योगी से हारेंगे। तो संभावना बन सकती है। ये चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। आगे देखिए, त्रिपाठी जी का फेवरेट सब्जेक्ट एथेनॉल, पेट्रोल में एथेनॉल। अब देश में एथेनॉल मिश्रण को लेकर इस वक्त जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया सब जगह इसकी बात हो रही है। कोई कह रहा है कि गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, कोई कह रहा है 20% नहीं 40% एथेनॉल का मिश्रण किया जा रहा है। हमारी इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी सर्विस कॉस्ट बढ़ गई है, हमारी माइलेज कम हो गई है गाड़ियों की। अब कल इस पर गडकरी जी का बयान आपने देखा था, उन्होंने कहा था ये पेट्रोल लॉबी के लोग हैं, मतलब जो हम इतना आयात करते हैं लाखों करोड़ रुपया का, ये सब उस लॉबी के लोग हैं। इनको तो नहीं सुहाएगा ना कि हमारा इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाए। अब पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि इस वक्त केवल 20% इथेनॉल का मिश्रण हो रहा है। 20% से ज्यादा मिश्रण तभी किया जाएगा जब इसके सारे आवश्यक परीक्षण पूरे हो जाएंगे। Is saying that fuel mileage is going to be dropped. Arey bhai, it's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of various things. Secondly, we have reached a stage after consulting all the stakeholders. My God, SIAM, ARAI. Then somebody says, your insurance is no longer covering this. Insurance companies have given clarification. There is no issue. But who benefits by this false narrative? I am not going to make any accusations here. But it should be very clear. My response to that is, there is enough space in the growing Indian consumer market for all systems to coexist. For electric vehicles, for biofuel mixed vehicles, we are only at 20%.
if we move from 20 to 25 at some stage, it will be after all the tests have been done. And there's enough space in there for hybrid, CNG vehicles. तो उन्होंने कहा भारत में हर प्रकार की गाड़ी के लिए एक जगह है, उसमें एथेनॉल वाली भी है, लेकिन अभी तो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो हर किसी पर एक लगभग समान रूप से लागू है। अभी कोई चॉइस तो है नहीं कंज्यूमर के पास कि आप बिल्कुल प्योर पेट्रोल ले लीजिए या E20 पेट्रोल ले लीजिए। तो सब लोग ये वो 20% मिक्सिंग वाली पेट्रोल ले रहे हैं, एक बात। और दूसरा, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि लोग कि इसके पीछे कोई तो है, इन सब आरोपों के पीछे। और हमने कार मैन्युफैक्चरर से लेकर के इंश्योरेंस से लेकर के सबको हमने भरोसे में लेकर के ये काम किया है। जी त्रिपाठी। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि जब कोई भी सरकार अपने किसी निर्णय पर बताने लगे कि पहले की सरकार ने निर्णय लिया था, तो इसका मतलब है कि सबसे पहला वही कि वो वीक पॉइंट पे है। अभी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार ये कह रही कि ये तो यूपीए के समय में ये आया था, हमने तो सिर्फ उसको आगे बढ़ाया है। तो अभी तो गडकरी जी और हरदीप पुरी जी और पूरी सरकार क्रेडिट ले रही थी कि हमने देखिए कमाल कर दिया एथेनॉल मिला के। एथेनॉल 20% हो या 10% हो या 85%, जो 2-3 पंप खोल दिए हैं, सवाल यह है कि क्या इसकी पूरी टेस्टिंग हुई? तो पुरी जी ही कह रहे हैं कि 20 के ऊपर हुई नहीं है, तो 85 वाला इंजन कैसे बनवा दिए भाई? मारुति और होंडा के साथ मिलकर, चलो वो इंजन बनाया, उनकी बात अलग है। लेकिन जिनकी गाड़ी 23 के पहले का इंजन है, उसमें बहुत से लोग परेशानी की बात कर रहे हैं। फिर अगर मिक्सिंग है तो उसका कोई अभी तक साइंटिफिक क्यों नहीं आया? और तो और आपने पढ़ा कि ये सफाई हो गई, और वो तो बोल रहे हैं कि माइलेज घट जाता है। थोड़ा बहुत बोले, थोड़ा बहुत घट जाता है। अरे आप तो कह रहे हैं उन्होंने सफाई दी, वो कह रहे हैं कि माइलेज घट जाता है, मंत्री जी कह रहे हैं। तो अगर मंत्री जी की ये बात देश के हर व्यक्ति को पता चलेगी कि माइलेज घट जाता है, तो अच्छा बड़ा विचित्र है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं क्या हो गया इस सरकार के मंत्रियों को। वो रेसिंग कारों की बात करने लगे। अरे आदमी यहां छोटी बड़ी एसयूवी खरीदेगा, आप रेसिंग कराने लगे। रेसिंग कार से क्या लेने देना भाई? हम क्या जाने, रेसिंग कार में तो कितने के टायर आता है पता है? अभी बताइए, ये कोई ऐसा विवाद बन गया है क्या जिस पर सरकार बैकफुट में है? अच्छा हाँ, एक लाइन और, गडकरी जी ने कहा था कोई लॉबी इसके पीछे काम कर रही है, तो सारे भी कहा, पूरी साहब ने, तो सारे के सारे इंपोर्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का है वो तो सरकारी तेल कंपनियां करती हैं। तो बताइए ना कौन कर रहा है? जेल भेजिए। एक तो यह कि सरकार ने क्या नीतिगत निर्णय किया इस पर और क्यों निर्णय किया है, ये भी बात है कि इस पर क्या कहा जा रहा है, सफाई देना है नहीं देना। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप अपने ही बड़ी योजना को ये कहेंगे नहीं 2013 में यूपीए ने लागू की थी, इसका मतलब आपके पास कोई एक ऐसी शंका मन में बची हुई है कि भाई इस पर कैसे काम करो। और मान लीजिए 2013 में यूपीए ने भी किया, आपने उसको एग्जीक्यूट किया, तो आप उसके लिए, मैंने तो कहीं पढ़ा 2004 मतलब और बहुत पहले से नहीं, मतलब वो 2013 में उसको एग्जीक्यूशन पर वो लेकर आए, वो मसला नहीं है। और अब भी सरकार को इस पर साफ करना चाहिए। और मैं तो एक और सवाल समझना चाहता हूँ, हरदीप पुरी साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं, कि यदि 20% एथेनॉल मिला रहे हैं जो पेट्रोल के दाम कम करने के लिए, तो फिर कहाँ है? मतलब मुझे समझ भाई जितना गन्ना और धान और बांस करोगे उतने का ही करो ना। पता चला कल को ये भी एक मुसीबत बन जाए देश के लिए।